स्टार्ट ऑफ जी। हम बैटल ऑफ खैबर को थोड़ा सा रिव्यू फिर से कर लेते हैं, हमने जो पहले पढ़ लिया था। और आप टॉपिक है बैटल ऑफ खैबर। और बैटल ऑफ खैबर के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के कबीले को यहाँ से निकाल दिया, तो जब यहूद के कबीले को यहाँ से निकाल दिया तो वो लोग जाके खैबर में उन्होंने पनाह ली। और खैबर एक ऐसी जगह का नाम है, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ फोर्ट्स है। अब बेटे ये वाले पे फोकस करो, उसको बाद में कलेक्शन ऑफ फोर्ट्स है जहाँ पे ऑलरेडी यहूदी ही रहते हैं। तो फिर अब यहाँ पे बात खत्म होगी ना। देखें, एक जुर्म की सजा एक दफा दी जा सकती है, दो दफा। मिसाल के तौर पे इसका टेस्ट ठीक नहीं हुआ, ये देखें, इसका टेस्ट ठीक नहीं हुआ, ये मैंने इसको तफा कराना है, ये मैंने करा दिया। अब मैं काम पे लग गया, थोड़ी देर बाद मुझे फिर याद आएगा इसका टेस्ट नहीं ठीक हुआ, फिर मारने जाऊंगा। नहीं ना, एक सवा सजा होगी ना, या तो पहली सजा पूरी नहीं हुई थी। तो बैटल ऑफ वो जो बनी नजीर था, उन्होंने उन्हें उन्हें सजा क्या दी थी कि उन्हें एक कबीले को एग्जाइल कर दिया था। सजा होगी ना खत्म। जब निकला तो अब देखो, कहीं तो रहना ना उन्होंने। तो कहाँ उन्होंने सोचा रहने के लिए। अगर मैं आपको यहाँ से मिसाल के तौर पे, अहमद आपके नाना का घर इधर ही है ना पिंडी में, फर्ज करें आपकी अम्मी आपको घर से निकाल देती है, ठीक है। तो अब घर से निकाल दिया, अब आप कहाँ जाएंगे? खुदकुशी कर लेंगे। कोई ना कोई रिश्तेदार ढूंढेंगे ना, क्या कोई जानने वाला ढूंढेंगे जिसके पास आप फर्ज करें आपके यहाँ पिंडी में रिश्तेदार सिर्फ नाना कोई है। उन्होंने भी आपका जी बेटी ने निकाल दिया तो मेरी तरफ से भी निकला हुआ, अब क्या करेंगे? हिंदी में आपका एक ही रिश्तेदार आपका उसने गाय कर देने लगे अब हम ढूंढेंगे और कहाँ पे रिश्तेदार है। सबसे पहले सबसे करीबी की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। करीबी ना लिफ्ट कराएं तो उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, यहाँ तक कि ऐसा भी हो जाता है कि हमें एक्सट्रीम दूर पे किसी से कभी मुलाकात एक दफा हुई थी किसी दोस्त के रेफरेंस, उसके बाद भी बंदा कहता है यार तेरी थोड़ी जी दो एक दिन गुजारने के लिए मिलते नहीं। बंदा कोशिश, सड़क पे रहना इज नॉट दी। और यहाँ पूरा कबीला निकाला हुआ है। तो वो कबीला क्या करेगा? वो ढूंढता है कि और यहूदी कहाँ आबाद हैं, तो जो करीब तरीन मदीना का इलाका है जहाँ यहूदी आबाद हैं वो कौन सी जगह है? ये लोग खैबर चले जाते हैं। अभी जब खैबर चले गए हैं तो वो तो पॉपुलेटेड एरिया है एक पहले से। वहां पे जब ये जाते हैं, बिस्ती महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो इंडिया की एक फिल्म होती है, उसका नाम मुझे भूल गया है, उसमें ना अनिल कपूर, वो एक इंडिया का एक्टर है, वो बड़ा ज्यादा ना मशहूर है। कभी एन के साउथ इंडिया का एक्टर है, कभी एन के ऐसे घुमा के फेंकता है, कभी रोबोट उसकी फिल्म थी, वो बड़े एक्शन उसके मशहूर है ना। तो वो होता है अनिल कपूर, उसका बेटा होता है, और अनिल कपूर का बेटा फिर आगे से अनिल कपूर ही होता है, अनिल कपूर डबल रोल प्ले कर रहा होता है। तो जो बाप होता है उसकी जो बहन, वो गाँव का जैसे होता है पंचायती सिस्टम, गांव में पंचायती सिस्टम होता है, वो सरपंच होता है, गांव के फैसले वो करता है। तो उसके बहनोई ने किसी टीचर के साथ बदतमीजी की होती है, जरा एक्सट्रीम किस्म की, किसी फीमेल टीचर के साथ बदतमीजी की होती है, केस आ जाता है उसके बाद सरपंच के पास, उसकी बहन बड़ी, लेकिन वो मशहूर होता है कि वो इंसाफ का बड़ा पाबंद है। तो वो इंसाफ के तहत फैसला क्या करता है? फैसला ये करता है भाई कि इसको यहाँ से तड़ी, इसको वो कहते हैं उसमें तड़ी पार, क्या कहते हैं कि जनाब इनको यहाँ से, अपना साइलेंट हो जा, इनको यहाँ से निकाल दिया जाए गाँव से। इनके तड़ी पार उन्होंने एग्जाइल करने को, इनको गांव से निकाल दिया जाए। और अगर कोई बंदा इनसे मिलेगा भी तो उसका भी गांव से ताल्लुक टूट जाएगा। ये एग्जाइल उसी तरह का एग्जाइल है जिस तरह का एग्जाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेख अबी तालिब में अबू तालिब के खानदान का हो गया था कि इनके साथ ना सिर्फ इन्हें यहाँ से मक्का से निकाला जाए, बल्कि कोई इनके साथ कारोबार भी करे तो उसको भी मक्का से निकाल दिया। बिगुड़ यहाँ तक। अब मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ जिसके लिए मैंने इंडिया की फिल्म का हवाला दिया है, उसको निकाल देते हैं। वो जाके गाँव से थोड़ा फासले पे शिफ्ट हो जाता है, गाँव से थोड़ा सा बाहर वो अपना घर बना लेता है। और वो भी अमीर होता है, ऐसा नहीं कि वो गरीब होता है, उसके पास बड़ी जमीनें होती हैं, कारोबार ये नहीं उसका ठीक होता है। कारोबार ठीक है, पैसों शैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सोचिए पूरे गांव में पहले वो चौधरी था, अब उसकी क्या इज्जत है? कोई इज्जत नहीं। गांव का जो मरासी भी है वो भी अब उसको सलाम देता, हर कोई इसको गाली देने वाला बंदा बना हुआ है। ये क्या करता है? ये अगले 20 साल कैंपेन करता है, यानी प्लानिंग करता है कि कहीं मुझे कोई मौका मिले, 15 या 20 साल का वक्त, कहीं कोई मौका मिला मैं इनकी ऐसी की तैसी फेरूं, कहीं मुझे कोई मौका मिला मैं इनकी ऐसी की तैसी। अच्छा, वहां फैसला होने से पहले ही इसको ये जो बड़ा सरपंच होता है इसको मार देता है उसी उधर ही। लेकिन वो उसको उस पर कोई अटैक करने लगा तो कहता नहीं मैंने फैसला दे दिया, इसको एग्जाइल कर दो, और वो मर जाता है। अनिल कपूर फिर सरपंच बन जाता है।
अब अनिल कपूर जब सरपंच बन जाता है तो 20-25 साल का टाइम गुजर जाता है, ये भी उसी तरह अपने बाप की तरह बहुत इंसाफ पसंद, इसका बेटा आगे से अनिल कपूर, तो 20 साल से मौका ढूंढ रहा था कि मैंने इनको वैसे ही बेइज्जत कराना है जैसे इन्होंने मेरे खानदान को करा, पूरा खानदान ना बेइज्जत हो गया ना, तो उसका बच्चा आगे से वही उसी तरह का इंजाम रहे, और जो भी स्टोरी चल रही है। इस स्टोरी से पता ये लगता है कि जब किसी को एग्जाइल कर दिया जाता है ना, वो टिक के नहीं बैठता, उसके जहन में बदले की आग जलती रहती है। आप बताइए, इस स्टोरी में जो मैंने फिल्म की आपको स्टोरी सुनाई है, जिसको इन्होंने एग्जाइल किया है, उसकी गलती थी कि नहीं? उसने रेप अटेम्प्ट किया होता, फिर उसने सरपंच का कत्ल कर दिया, इतना बड़ा मसला हुआ था, लेकिन वो जब वहां से निकाला गया, उसके जहन में क्या बैठा हुआ है? मेरी इनकी वजह से बेइज्जती हुई। इंसान अपनी गलती का जिम्मेदार हमेशा किसी और को ही तलाश करता है। ये अगर इसका टेस्ट अच्छा नहीं ना होगा, तो ये पता है अल्टीमेटली क्या क्या, इसने जिंदा भी तो रहना है। इसने अगर तो रात को सोना भी तो है ना इसने सुकून से, ये पता क्या करेगा, ये ढूंढेगा वजह, किसी और को तलाश करेगा जिसपे ये दाम डालेगा। सबसे पहले गो टू प्रोजेक्ट क्या होता है हम सब स्टूडेंट्स का, मैं भी स्टूडेंट हूँ, पहला प्रोजेक्ट हमारा क्या होता है? टीचर भी सही, पहला प्रोजेक्ट क्या होता है? टीचर पे अगर एतराज ना कर सके तो हम घर वालों पे आ जाते हैं, वालदेन नहीं सही, ये मुझे पढ़ने का मौका नहीं दिया। उन पे भी अगर इतराज ना बन पाए तो पता किधर जाता है? मेरे दोस्तों ने मुझे काम पे लगाया, मुझे काम से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इनकी वजह से। और वो भी ना मिले तो वो हमने, हम जैसे मुसलमानों ने इबलीस को हर काम के लिए हमने किसको पकड़ा हुआ है? इसकी वजह से हो रहा है, शैतान हमने पकड़ा हुआ ना, इसी काम की, शैतान की वजह से होता है। हर काम की वजह हम किसको ढूंढते हैं? शैतान बिल्कुल भी आपसे कोई काम नहीं करा सकता सिवाय आपको मशवरा देने, बस वसा डालता है। सूरह नासा को बताते हैं शैतान क्या करता है, और फरिश्ते भी तो मौजूद है जो आपको भलाई की तरफ बुलाते हैं। आपका फैसला इस बेसिस पे होता है कि जब आपको दोनों लोग बुला रहे थे, एक आपको बुराई की तरफ बुला रहा था, एक आपको, और अल्लाह ने कुरान में क्या है, मैंने इसमें अच्छाई का मादा भी रख दिया, बुराई का भी रख दिया, आप क्या डिसाइड करते हैं मैंने किधर जाना है, इस पे आपका फैसला होता है। मैं आपको एज टीचर, एज योर एल्डर, एज योर फादरली फिगर और ब्रदरली फिगर और फ्रेंडली फिगर, और एनी फिगर दैट यू सी, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ अ फिगर, बट एनी फिगर दैट यू सी, उसकी बेसिस पे आपको कह रहा हूँ कि जनाब, पहला स्टेप ठीक होने का ये होता है, बंदा हर मसले की गलत, हर मसले के अंदर अपने आप को कटहरे में खड़ा करके देखे, मेरा इसमें से कैसा था कसूर, उस कसूर को आप दूर कर ले तो बाकी आपके कंट्रोल में नहीं, बाकी आपके कंट्रोल में, बाकी अल्लाह की तरफ से, फिर वही अगर आपका मामला ठीक नहीं हो रहा तो ये अल्लाह इज गाइडिंग यू टुवर्ड्स समथिंग एल्स, यहाँ देखो प्रॉब्लम गुड सो फार। तो खैबर में इनको जब निकाला, इनको सजा मिली है ना, इनका जुर्म था कि नहीं जुर्म था? था ना जुर्म? क्या ये नजायज निकाले गए थे? नहीं, लेकिन इनके दिल में था कि हमने ना, हमारी बेइज्जती हो गई, हमें हमारे घरों से निकलवा दिए। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट इन्होंने क्या किया, एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, इन्होंने कुरैश को इकट्ठा करना शुरू किया। कुरैश के पास गए, किसके पास गए? हुदैबिया का मौका जब हो गया, उससे पहले इन्होंने कुरैश को कन्विंस इन्होंने किया बेसिकली, यार जाओ ना लड़ो, बैटल ऑफ ट्रेंचेस की तरफ ये लोग लेके गए। फिर हमारे पास हो गया हुदैबिया का मामला। जब हुदैबिया का मामला हो गया तो फिर तो इनके जेहन में बैठ गया, मुसलमान तो अगर कुरैश से डर गए हैं तो अब हम खैबर में तो हमारी बड़ी ताकत है, हम भी इनके साथ कुछ कर सकते हैं, हम भी इनके साथ लड़ाई करेंगे। तो उन्होंने न्यू कॉन्स्पिरेसीज करनी शुरू कर दी और उन्होंने प्लान किया कि हम जाके मदीना पे अटैक करेंगे। क्या करेंगे? हम मदीना पे अटैक। अब तो मसला ही खत्म। अगर हम मदीना पे अटैक करते हैं मुसलमानों के ऊपर, तो आप देखो मुसलमानों की हेल्प को किस किसने आना है? यहाँ मुसलमानों की हेल्प मदीना से हो सकती है, उनके ट्राइब्स से, वहां पे तो यहूदी ट्राइब्स का गलबा है, वो उनको हम साथ मिला लें। या उनकी हेल्प हो सकती थी किससे? मक्का से, मक्का से उन्होंने तो इंटरफेयर करना नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता लग जाता। अब ये बात ये लोग ये रियलाइज नहीं करते कि पहले मुसलमान इसलिए कहीं पे ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहे थे कि उनका ध्यान मक्का वालों से हटता तो कहीं और गए। अब मक्का वालों की टेंशन खत्म हो गई है, तो अब पूरा ध्यान किधर है? हाँ, हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं? अब मक्का वालों की जब टेंशन खत्म हो जाएगी तो पूरा ध्यान किधर चला जाएगा? अब इर्द गिर्द के मसाइल पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा ये नहीं बाज आए, अब इन पे अटैक ही करना पड़ेगा। तो ही सेंट एन आर्मी ऑफ 3,000 मैन, और उन्होंने जाके उस आर्मी ने उनको जब सीज किया उनका, तो ये सारे फोर्ट्स उन्होंने कब कैप्चर कर लिए, सिर्फ एक अल कामूस जो सेंट्रल उनका फोर्ट था वो रह गया जहां पर वो मौजूद है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को?
वी क्लियर सो फार? यहां से आगे अब लिखना शुरू करें, वही पैराग्राफ चल रहा है, ठीक है जी। ये बेटे आप उस दिन, कल, ये जो लास्ट क्लास है उसमें करवाया गया काम, रजिस्टर नहीं आने भी देंगे। द ज्यूज हैड, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि, converged into al-Qamus. Despite much effort, the Muslims could not capture al-Qamus. बेटा जल्दी क्लास में आओ। For 2 long days. ये दिखाओ क्या, मैं देखना चाहता हूँ कोई चेंज आया कि नहीं। नहीं आया ना? बहुत ज्यादा नहीं आया है चेंज? बहुत ज्यादा चेंज आया तो वाह। और ये सेल्फी बनती है एक मिनट। बोल सात पागल इस तरह चल नहीं तो देखना हाँ। ऊपर देख, ये चाहिए उतर इंटरनेट। आज तलाम क्या तलाम ठीक है। तलाम का मेरे भाई ने मिला तलाम तलाम प्यार से लो तलाम हीरो लगा था। Yes. तो 2 long days तक क्या हुआ? 2 long days तक कोई भी कैप्चर, आपको याद है मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, फोर्ट के अंदर आप दाखिल नहीं हो सकते, दीवार तोड़ी नहीं जा सकती अनलेस आप फोर्ट की दीवार से ज्यादा स्ट्रांग आपके पास कोई हथियार है। फोर्ट के ऊपर जो तीरंदाज मौजूद है उनसे ज्यादा लोग आपके पास मौजूद हैं, और कंपैरिजन भी रेशो में ना बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। यानी 1:10 का कंपेयर, उधर एक बंदा खड़ा है नीचे 10 है तो वो एक बार ही होगा इन 10 पे, इसका मतलब आपको 25-30 बंदे खड़े होने चाहिए उसे एक का मुकाबला करने के लिए। तीर आपका ऊपर तक पता नहीं पहुंचना भी कि नहीं, उसका नीचे जरूर पहुंच जाना। तीर अगर मारना है आपने तो उसका तीर तो श्योर पहुंचेगा। और अगर आप क्या करेंगे, वो होता था ना आपने फिल्मों में देखा होगा, वो रस्सी फेंकते हैं ऊपर और फिर रस्सी के साथ लटक के तो दीवार पे पांव रख के तो आप चढ़ते जाते हैं ऊपर, राइट? वो फिर भी आपको मारते थे, ऊपर से रस्सी काट देते थे। देर इज मच ट्रबल, और ये बहुत मजबूत किला था तो इसके अंदर, और ये बहुत अमीर था बाय द वे। ये बैटल ऑफ खैबर के बाद मुसलमान अमीर हो गए हैं, आपको पता है? इससे पहले बहुत मुश्किल गुजारा था, इस बैटल ऑफ खैबर के बाद मुसलमान टिका के अमीर हो गए। टिका के अमीर से क्या मुराद है, अब कोई गरीब आदमी है तो उसको हुकूमत वजीफा देती है बकायदा, ये तुम्हारा खर्चा लगा दिया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी फैमिली के पास अच्छी खासी दौलत इसके बाद आ गई थी। अच्छी खासी से मुराद ये नहीं कि बहुत अमीर हो गए थे, लेकिन ही बिकेम एन अथॉरिटी फाइनेंशियली एज वेल। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, देखें कितने जमानों तक ये नहीं थी ये सहूलत, लेकिन फिर भी काम में कोई फर्क। क्या इस अथॉरिटी आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई चेंज आया? आप वो भी देखेंगे आगे जाके के नो। वही बात जो हम काफी दिनों से करते आ रहे हैं कि आपका टेस्ट क्या ये होता है कि आपका सब्र कैसा है। यानी आपको जब नहीं दिया गया तो आप कहीं मायूस तो नहीं हो गए, लगे रहे अपने काम में कि नहीं, या आपका टेस्ट ये होता है कि आपको दे के देखा जाता है मैं क्या सही है कि नहीं। दोनों टेस्ट होते हैं। मैंने आपको अगले दिन बताया, मैंने एक हदीस सुनी यार, क्या खतरनाक हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा जन्नत में लोगों को दाखिल किया जा रहा है और मिस्कीन जो हैं, गरीब, तेजी से अंदर जा रहे हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा गरीब अंदर जा रहे हैं, और जो अमीर है उन्हें पीछे ही रोक लिया, और जिसको रोक लिया वो फंस गया। तो वो जो हदीस सुना रहे थे साहब, वो कहते हैं यार ये मुस्किन बेचारे के पास है ही क्या, तो उसका आप देखो, देखे ना इसके पास 5,000 रुपया है,
इससे मैंने हिसाब लेना तो कितने पैसों का हिसाब लूंगा? 5 लाख। इसके बाद 50 लाख है, इससे हिसाब लूंगा तो कितने पैसों का लूंगा? 50 लाख का। आप नहीं किसका हिसाब लेने में टाइम है? 50 लाख। इससे गलती का चांस ज्यादा है। अब गलती का चांस उसके पास भी है, गलती का चांस उसके पास क्या है? 5 लाख गुजारा नहीं हुआ, चोरी डकैती कुछ किया उसने, 2 नंबरी की चांस है। लेकिन इसके पास तो बहुत ज्यादा चांस है। 50 लाख इसको पकड़ाया था, क्या 50 इसके लिए दिया था? 400 इसको पकड़ाया था भाई, तो ना बैलेंस करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैलेंस करके दिखाया। बहुत ही कम माल अपने घर पे इस्तेमाल किए, बहुत कम। और बाकी का सारा लोगों के वजाइफ में इस्तेमाल होता। कोई महंगे कपड़े पहनने नहीं शुरू कर दिए। महंगे कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है, लेकिन कॉन्स्टेंट वो होता है ना। मिसाल के तौर पे जूता तो बेटे 3-4 हजार का भी मिल जाता है कि नहीं? अच्छा जूता मिल जाता है 3-4 हजार का कि नहीं मिलता? मुझे नहीं पता, आप लोग बता रहे, मैं जरा कम शॉपिंग, 3-4 हजार में अच्छा जूता मिल जाता है भाई। मिल जाता है। चलिए आप बहुत अच्छा जूता पहने हैं, आपको अल्लाह ताला ने खाई पे सरबत बनाया, आप 10-12 हजार वाला जूता पहनेंगे जरूर, कोई मसला नहीं। लेकिन आप जान के 1.5 लाख का जूता खरीदने जाएंगे, 1.5 लाख का भी जूता होता है पता है? तो आप 1.5 लाख के जूते ये देखे ना। शादी पे किसका दिल करता है वो अच्छा ना लगे? मैं उन लोगों की बात करूं जिनकी शादी है, दूसरों की नहीं, दूसरों को नहीं लगना चाहिए, जिनकी शादी है, उनको लगना चाहिए। जिनकी शादी है, किस दूल्हे और दुल्हन का दिल करेगा मेरी शादी में मैं अच्छा ना लगूं? है कोई? आप में से कोई सर है जो मेरा ये शादी सर मेरा आपका दिल करता है अच्छे ना लगे? बेटा यस वो ना सर। वो ना वहीं से वापसी हो जाए फिर रात की। अच्छे लगना सर है। सर जी अच्छा, अल्लाह को पसंद शादी है, किसको पसंद है? है, आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। आजिज़ी अल्लाह को पसंद है, लेकिन बदसूरती तो नहीं, अल्लाह ने ये तो नहीं कहा जान के बने रहो। अगर आप सर हद अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। तो आई कैन अंडरस्टैंड आप 10 हजार की बजाय शादी वाले दिन 50 हजार का सूट पहने, 60 का पहने। और खातून स्पेशली 60 हजार का सूट पहनती है, 80 हजार आई कैन अंडरस्टैंड। आप अगर रूटीन में 20-25 हजार का रोज का सूट पहनते हैं, शादी वाला सूट आप 1.5 लाख का ले लें, चले, बड़ी हद है। मतलब आई कैंट अंडरस्टैंड इट, लेकिन चले मैं आपके लिए मान लेता हूँ, अच्छा यार 2 लाख का। बट इमेजिन 25 लाख का सूट शादी का जोड़ा पहना जा रहा है, और वो दोबारा इस्तेमाल भी नहीं है ना, आपको पता है ना? उसने दोबारा इस्तेमाल, और वो बिकना भी नहीं है दोबारा 25 लाख में, 24 में, 20 में। लोग अब बेचते हैं, प्री लव्ड सूट्स भी बेचते हैं। इसकी शादी में, दूसरी शादी में सेम जोड़ा नहीं बना था, नया बनता है। इसी तरह लड़के जो है बेटे, मतलब आप रूटीन में फर्ज करें हमारा ड्रेस बन जाता है ना, 8-8 एक हजार में एक ड्रेस बन जाता है अपना। पैंट शर्ट पहनी हो हमने, सलवार सूट पहना हो, 8-10 हजार में हमारा एक अच्छा ड्रेस बन जाता है ना। किसी फंक्शन, कोई आपके अगर किसी रिलेटिव की शादी है, सेकंड कजन है, फर्स्ट कजन है, समथिंग, तो आप जो उस दिन चले उस शादी के लिए स्पेशली भी कपड़े लेके लेने जाएंगे, मेरा ख्याल है जूते शूते सब कुछ मिला के भी एक लड़का 15 हजार में तैयार हो जाता है, ठीक? राइट। चले कोई बहुत करीबी भाई, सगे भाई की शादी आ गई है, आपने उस दिन 20 हजार का सूट बनवा लिया है, 25 का चलो बन गया, राइट? बूट शूट पहना के ये सब कुछ मिला के 25-30 हजार का आपका एक फंक्शन, और वो आप हालांकि रिपीट में पहन सकते हैं। जब आपकी शादी आ गई है तो आप 50 तक चले जाए यार, 60 तक चले जाएं, चले आपको भी थोड़ी लिवरेज दे देते हैं, लाख रुपया लगा लें यार आप अपनी शादी के ड्रेस के लिए। लेकिन आप 15 या 20 लाख का सूट बनवा रहे हो, तो वो कहता है एक ही कमरे में रहता है आदमी, बाकी घर में गुरूर उसका रहता है, कुछ ऐसा शेर है। बंदे ने तो एक ही कमरे में रहना होता, तो जो घर, हम बड़े बड़े घर बनाते हैं, महल्लात बनाते हैं, वो किस लिए बनाते हैं? दिखावे के लिए। तो दूसरा आपका चैलेंज ये होता है, बड़ी सख्ती है यार, माल आपके पास है अगर, तो आपको और मुझे टेंशन लेने की जरूरत है इस रवायत के मुताबिक, तो बहुत शदीद। खैर, 2 लॉन्ग डेज कोशिश करते हैं कैप्चर करने की, और कैप्चर नहीं कर पाते, और फिर वो क्या करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछे कैंप है, उनके पास आते हैं, और वो आके मशवरा करना है ना, क्या करें अब। वैन को छोड़ते हैं, फिर देन करते हैं, देन उसके बाद द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम announces that he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would give, प्यारे बेटे काम पे ध्यान दो, द बैनर
of command the next day to a companion whom Allah and his prophet sallallahu alaihi wasallam love, and Allah will की बजाय यहाँ would होना चाहिए. Allah would bless the Muslims with victory through this companion. जी यहाँ तक आप लिख लें, मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ, उसके बाद मैं अगला पार्ट लिखता हूँ. ये यहाँ तक सारा नीड लिखा है, याद है, साथ हो रहा है. चलो, आपका जो पिछले टेस्ट ठीक नहीं हुआ वो भी आपने आज दोबारा दे के जाना है. ठीक. हिस्ट्री का टेस्ट में मुझे सर सलमान ने सिर्फ आप दोनों का बताया और किसी का बताया नहीं. जिसका हिस्ट्री का टेस्ट ठीक नहीं हुआ, जिसका जो भी टेस्ट ठीक नहीं हुआ करेगा, उसको रुक के टेस्ट दे के जाना पड़ा करेगा. ठीक है. 2 ही चॉइसेस हुआ करेंगी. चॉइस नंबर 1 बैठो 5 दफा लिखो, चॉइस नंबर 2 याद करो और लिख के लिखो. ये नहीं, जो 5 दफा लिखने वाला ऑप्शन है ना, वो नहीं खत्म होना बेटे. वो ये पहला पहला टेस्ट है ना, तो इसलिए इस्लामाबाद के टेस्ट सर ने दिया नहीं वापस आप लोगों को. तो उसमें वो कह रहे थे, वो भी मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन चलो गुजारा कर देते हैं. 14 नंबर इज नॉट गुड इनफ आउट ऑफ 20, लेकिन चलो कुछ तो किया. इनमें से किसी के 14 नंबर हैं. अच्छा जी, आगे चलते हैं जी. ऑल, ऑल की बजाय एवरी लिखते हैं जी. एवरी कंपेनियन वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. प्यारे बेटे, मेरी बात सुनो. आयशा, आप स्कूटी पे ट्रेवल करती हो? यस. यस. मैंने 1-2 दफा नोटिस किया, आपने कुछ कुछ सेफ्टी मेजर नहीं होता आपके पास. आप ज्यादा ताकतवर हैं क्या सर सलमान? हु डू यू थिंक हैज मोर फिजिकल पावर? बताओ. सांस चढ़ गया? नाम लो किसी का. आप में ज्यादा जान है कि सर सलमान में? बोलो बेटे, किसमें ज्यादा जान है? सर सलमान आपको पता है रोजाना हेलमेट पहन के आता है. आपने नहीं पहना होता. प्लीज, आई वुड रेकमेंड यू, प्लीज हेलमेट का इस्तेमाल किया करें. भाई, हेलमेट होना चाहिए. ठीक है. नहीं है, छोटे साइज का नहीं है, बड़े साइज का है. उसके साइज का भी है. होना चाहिए यार, ये तो बड़ी माड़ी बात है. खुदा ना खास्ता किसी दिन उसको, उसके पास तो फोन भी नहीं होता, खुदा ना खास्ता किसी दिन लगभग गई तो कैसे पता लगेगा? सही है. मामा हो गया ना, सर ने कहा सख्ती से हेलमेट होना चाहिए. एवरी कंपेनियन विश्ड टू गेट द बैनर. ये इतनी बड़ी बैटल थी बेटे, यानी इतनी बड़ी जीत थी कि आज भी हजरत अली को फातिह खैबर के नाम से भी पुकारा जाता है. तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave the banner of command to Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu.
ही लेड द अटैक, लेड की बजाय स्पीयर हेडेड लफ्ज लिखें। ये लफ्ज टर्मिनोलॉजी याद कर लें, स्पीयर हेडेड। स्पीयर समझते हैं क्या होता है? स्पीयर हेड क्या होता है ये पता है? स्पीयर हेड क्या होता है? वो जो असल में किसी के जाके चिपकाना होता है। तो स्पीयर हेड जब आप करते हैं किसी अटैक को, तो इसका मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इसका क्या मतलब होता है? यानी वैसे तो ऐसे होता है ना आमतौर पे, क्या आपको कहता है चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, है ना? भाई ये जनरल आपको पता है पीछे रहते हैं, ये खुद तो नहीं आगे जाते। ये फौज को आगे चलाना होता है इन्होंने। और दैट्स अ स्मार्ट मूव, दैट्स नॉट अ एन अनस्मार्ट मूव, बिकॉज जन जी चीफ सॉरी कोई भी या जो भी जंग में कमांडर हो वो पीछे रहता है, फौज आगे होती है। बिकॉज अगर कमांडर ही मारा जाएगा तो लीड कौन आए, कौन बताएगा क्या करना? मैंने आपको बताया ना, खालिद बिन वलीद ने कितनी सारी जंगें तो इसी तरह से जीती हैं कि आते ही वन ऑन वन डुएल के लिए खुद खुद आ गए, आओ जी तुम में से आए कौन आता है। तो उधर के चीफ कमांडर को आना पड़ता था अपनी ईगो बचाने के लिए, ये उसको मार देते थे। अब उनके पास कमांडर ही नहीं है, उन्होंने पहले से कुछ सेकंड इन कमांड तैयार ही नहीं किया हुआ, एक ही बंदा होता था जो कमांड करता आ रहा था। तो बहुत सारा तो उनका मोरल वहीं पे डाउन हो जाता था। तो स्पीयर ऐड करना हमेशा इज नॉट वाइज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी कई फौजों की कमांड की है, स्पीयर हेड भी किया है, लेकिन स्पीयर हेड नहीं भी किया है। आप बैटल टू बैटल वेरी करता है। यहां पर फोर्ट्रेस पे अटैक कर रहे हैं तो हजरत अली ने खुद स्पीयर हेड किया, ही स्पीयर हेडेड द अटैक एंड ब्रोक ओपन द डोर। फोर्ट्रेस डोर। दिस अलाउड द मुस्लिम आर्मी, पुत्र काम पे तवज्जो, दिस अलाउड द मुस्लिम आर्मी। हुसैन आपने मैथ्स का काम कर लिया सारा? ठीक है। टू एंटर द फोर्ट्रेस एंड कैप्चर इट। कैप्चर का मतलब आपने कब्जा कर लिया। अच्छा, ये जितनी भी बैटल्स होती है ना फोर्ट्रेस वाली, इन सारी बैटल्स में ना अगर आप सिर्फ फोर्ट्रेस में दाखिल हो जाते हैं ना, तो अक्सर ऐसा ही होता रहा है हमेशा। मैं जितनी भी जंगें मेरे ध्यान में आ रही हैं इस वक्त, उनमें यही होता है कि आप जैसे ही फोर्ट्रेस में आपकी फौज एंटर हो जाती है ना, तो वो जो दूसरी साइड की फौज होती है ना, वो ऑलमोस्ट उसी टाइम, यानी ऑलमोस्ट थोड़ी सी रेजिस्टेंस के बाद वो अपने हथियार डाल देती है। आप जब दाखिल हुए हैं तो शुरू में वो जो लड़ाई कर रहे हैं ना, या मारपीट कर रहे हैं, ये क्या है? क्या है? अभी आए हैं, मैंने तो नहीं दिए फ्रेंड। हम्म, मैम ने दिए होंगे। तो वो क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था? हाँ, जब आप बैटल में एंटर होते हैं ना, तो शुरू में वो जो रेजिस्ट करते हैं ना फाइट करने के लिए, वो क्या कोशिश कर रहे होते हैं कि जो जो थोड़े थोड़े से फौजी अंदर आए ना, इनको मार दिया जाए। लेकिन अगर फौज ज्यादा तादाद में अंदर हो जाए ना, उन्हें वो ना रोक सके, तो वो फौरन ये हथियार डाल देते हैं। क्यों बोला? आप सोचें अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो, तो कहाँ पे होगी ये जंग? बॉर्डर पे। फर्ज करें बॉर्डर से उनकी फौज एंटर हो चुकी है अंदर, और यहाँ पिंडी में आ गए हैं, यहाँ लड़ाई हो रही है। उनके कितने फौजी आए हैं अंदर? 10 लेट से आ गए हैं, यहाँ जीटी रोड पे 10 फौजी आ गए हैं और जंग चल रही है। आप मुझे बताइए इस जंग में अपर हैंड किसका है? गलत। आपको लग रहा है हमारा अपर हैंड है, क्यों? वजह उसकी बताता हूँ, उनका अपर हैंड क्यों है। अगर उनके 10 फौजी जीटी रोड पे आ गए हैं, तो इसका मतलब वो तय करके आए हैं कि उन्होंने मैक्सिमम अपना नुकसान 10 फौजियों का करना है, और वो 10 फौजी अब वापस जाने के लिए नहीं आए हुए। वो 10 फौजी अब वापस जाने के लिए, इसका मतलब उन्होंने पहले ही तय कर लिया हम ये 10 फौजी मरवाने लगे। आप इधर से 50, 100, 150 फौजी भी ले आते हैं, और ये फायरिंग चल रही है, तो वो असल में हमारी आर्मी को, जहां भी आर्मी होती है यही करती है। आर्मी को आदत ये होती है कि सिर्फ वो ये बताती है कि हमारे एक बंदा शहीद हुआ है, हमारे 2 शहीद हुए हैं। वो भाई वो जब फायरिंग करेगा वो ये नहीं देखेगा फौजी कौन है और फौजी कौन नहीं है। वो इधर एक 2-4 वो ग्रेनेड फेंकेगा, 3-4 शोरूम भाई तबाह हो जाएंगे। सोचो शोरूम में ग्रेनेड चला जाए कितना नुकसान होगा। समझ रहे हो किसका हैंड अपर हो गया? तो हम खबर चलाने के लिए तो ये कह सकते हैं हमने उनके 10 के 10 ये हमारा सिर्फ एक फौजी शहीद हुआ, लेकिन वो जो कलेटरली हमारे जो दूसरे बंदे मरते हैं, जो शहीद, तो हमारे यहाँ मसला है ना, हम तो उनको शहीद कहना नहीं चाहते। जो सिविलियन साथ शहीद होते हैं, वो पुत्र वो 10 बंदे। आपको मैं और अटैक एक समझाता हूँ जिसको जरा आर्मी जल्दी एक्नॉलेज कर लेती है।
एपीएस में जब अटैक हुआ है, पता है कितने टेररिस्ट आए हैं? 7 बंदे आए हैं। अपर हैंड उनका था कि हमारा? कैसा? क्यों अपर हैंड उनका था? क्योंकि अब वो 7 बंदे आए, वो वापस जाने के लिए नहीं आए हुए, वो अटैक वो मरने ही आए हुए हैं। लेकिन वो जाते जाते आपके कितने बच्चे मार देंगे? हाँ, आप कह सकते हैं कि फाइट में हमारा फौजी कोई नहीं शहीद हुआ, लेकिन वो चूंकि फौजियों के बच्चे हैं तो काउंट होगा ना, एक बहुत बड़ा इशू है। गैर फौजियों के भी हो तो उन्होंने सुना कोलेटरल, नहीं मैं सही कह रहा हूँ, जो जो बात गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक। एक बहुत बड़ा कोलेटरल डैमेज हुआ है ना, इस कोलेटरल डैमेज को काउंट करना होता है ना यार। आप सिर्फ ये तो नहीं देख सकते कि हमारे फौजी कितने शहीद हुए। इसीलिए जब भी किसी फोर्ट्रेस में दूसरी आर्मी दाखिल हो जाती है ना, तो उन्हें पता होता है कि अब अगर हम लड़े तो हम इनको मार भी लेंगे, इन्होंने मरते मरते हमारा इतना नुकसान कर देना कि हमारे पास, हम किस चीज को बचाने के लिए इनको मार रहे हैं? बाकी अवाम को बचाने के लिए लड़ रहे हैं ना। अपनी प्रॉपर्टी जो मुल्क की है, जो मुल्क के रिसोर्सेज हैं, जो मुल्क के अवाम है, इनको बचाने के लिए लड़ रहे हैं ना। तो ये अवाम को ही अगर मार देंगे तो हमने गार्ड किसको करना है? खाली किले, खाली दीवारों को। इसलिए वो सेंस जो सेन आर्मीज होती हैं वो ऐसे करती हैं। फिर यार असल में तो हम खड़े ही इन सिविलियंस को तो बचाने के लिए तो खड़े हैं। इनको ही अगर हमने जूते की नोक पे रखना है तो पता नहीं हम किसके लिए खड़े हैं। तो फिर इसलिए जब फोर्ट्रेस में आर्मी दाखिल हो जाती है तो आप थोड़ी देर बाद, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि असल में हमारी लड़ाई थी ये कि फोर्ट्रेस में दाखिल होना है। हजरत अली ने बुनियादी तौर पे टारगेट ही क्या करना था कि वन वे और दी अदर फोर्ट्रेस में दाखिल हो जाए। हम दाखिल हो गए तो कहानी ठीक हो जाएगी। और वही हुआ, दरवाजा तोड़ लिया, और जब फौज दाखिल हुई तो उन्होंने फौरन ही फोर्ट्रेस को कैप्चर कर लिया। दिस अलाउड द मुस्लिम आर्मी टू एंटर द फोर्ट्रेस। पुत्र लिख रहे हैं आप कि नहीं? आज मंडे है, आज कुछ बच्चों की नोटबुक भी चेक होनी, पता है ना, मैं डायरी में लिखा हुआ है। मैं भी आपका जब टेस्ट स्टार्ट होगा बैठ के देखता हूँ किस किस चेक करने, बुला के चेक करता हूँ फिर नोट्स। ये बेटे, ये पूछ रहे हैं आज किस चीज का टेस्ट है, बताओ भाई। ये एक बच्चा कह रहा है जी सर आपने वो ट्यूसडे पे ट्रांसफर कर दिया था, गवाही लाओ भाई अब इसकी, गवाही दो जी कोई। वाजे का गवाह डड्डू, उसका बुनियादी मतलब क्या होता है कि दोनों आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे की गवाही दे रहे फिर हैं। मैं दे यार देता कोई और गवाही दो, कोई और फिर मैं गवाही दे दो जी। है किया था ट्यूसडे पे ट्रांसफर था यार। पहले मैं मुहावरा था डड्डू कह रहा था, अब असली वाला आ गया। अच्छा नहीं यार। सर, सर अगर हाँ मैं कहता हूँ तो मैं तो नहीं मिला हुआ ना, मैं तो दूर हूँ, मुझे पता भी नहीं, नहीं है ये कौन। भाई एक और, नहीं नहीं सामने बच्चा एक बैठा हुआ और मिल गया। हाँ जी भाई, कोई और गवाही दो यार, ये देखो यार। ओके, ट्यूसडे का टेस्ट है जी लेटर्स का और सुलह तैबिया का, दोनों का टेस्ट है। लेटर टू द एम्परर। दो सवाल है, तो दो हो गए ना सवाल अब। मैं यार पढ़ाने के मोड में आ गया हूँ, पढ़ाऊंगा अब, यानी अब पढ़ाऊंगा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आप बेटे इवेंट देख लें प्लीज, मेरा ख्याल है इसको नेक्स्ट पैराग्राफ बना देता हूँ, याद करने में आसानी होगी, लिखा इसी पैराग्राफ में जा सकता है। द Jews surrendered and requested to be allowed to stay in Khyber against half of their agricultural lands। इसी में वो बाग भी आता है जिसका नाम है, मशहूर एक जमाना बाग है, बाग फिदक,
जिसकी वजह से मुसलमानों के फिरकों में आपस में काफी इख्तलाफ है कि ये फिदक का बाग बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिल गया था, ये बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में आगे हज़रत फातिमा को जाना चाहिए था या नहीं। ठीक है। अच्छा जी। खैबर जी बेटे, बाप की विरासत जाती है ना बेटे को, बेटी को। उस पर मुख्तलिफ लंबी लंबी बहसें हैं, हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन बस जस्ट टू लेट यू नो कि फिदक का बाग यहीं पे था। खैबर came under, please calm, the Muslim rule and the Muslims received hefty का मतलब होता है काफी ज्यादा, यूजुअली ये फाइनेंशियल टर्म के तौर पे hefty, and the Muslims received hefty, क्या hefty मिला है, bounty या spoils of war. This battle made the Muslims stronger financially. अब फाइनेंशियली मुसलमान काफी स्ट्रांग हो गए। कोई कंफ्यूजन बेटे, को मसला समझ आया टॉपिक? वो एक एक टीचर ने ना कल परसों बड़ी मजे की एक चीज बनाई, मैं मुझे बहुत खुशी हुई उसको देख के, और आई विश के मैं आपके साथ उसको शेयर कर पाऊं किसी दिन क्लास में डिटेल में। लर्निंग मेथड, एक मोडोरो के पता नहीं कोको, मैं अभी जान के नाम बिगाड़ना नहीं चाहता, नाम भूल गया मोटो मुझे, मोडोमोरो मोडोकोरो कुछ ऐसा उसका नाम है। एक एजुकेशनिस्ट गुजरा है, उसने स्टडी का एक मेथड दिया है, थ्रू रिसर्च उसने बताया। उसने कहा यार कि सबसे आपका बेहतरीन मेथड टू स्टडी ये होता है कि आप 20 मिनट पढ़ें, 5 मिनट ब्रेक करें, 20 मिनट पढ़ें, स्पेंड द आवर लाइक दिस, कि आप 40 मिनट पढ़ रहे हो, 20 मिनट ब्रेक कर रहे हो, राइट। और उसने कहा है कि इसका इम्पैक्ट 4 घंटे मुसलसल पढ़ने से ज्यादा है अगर आप 4 घंटे इस तरह से पढ़ें कि ब्रेक्स ले लेके पढ़ें। फिर आपने देखा होगा आजकल मीम्स भी होती हैं कि आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप थोड़े थोड़े वक्फे के बाद अपने लिए ट्रीट्स रख रहे हैं कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा तो ये खाऊंगा, यहाँ तक पहुंच जाऊंगा तो ये खाऊंगा, एंड सो ऑन एंड सो। ऐसी आपने मीम्स भी देखी होंगी। टीचर ने बड़ी मजे की बात ये की, उसने कहा आपने मेथड देखा है जी, देखा है, लेकिन इस मेथड में एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो 40 मिनट आपके पढ़ने के होते हैं, क्या एक्चुअली आप उस 40 मिनट में फोकस के साथ पढ़ रहे होते हैं या ध्यान इधर उधर भी जाता है? तो उसने एक चीज ऐड की है, मैं आपको मशवरा देने वाला हूँ, उसको आप ऐड कर लें। आप जब भी पढ़ने बैठे अपने पास स्टॉप वॉच रख लें, क्या रखें? जैसे ही पढ़ने लगे स्टॉप वॉच स्टार्ट करें और कॉन्सेंट्रेट से पढ़ें। जैसे ही आपको पता लगे कि मेरा ध्यान किसी और तरफ चला गया, इट माइट बी एनीथिंग, मेरा खाने की तरफ ध्यान चला गया है, मेरा कोई खेल की तरफ ध्यान चला गया, मुझे कोई दोस्त की बात याद आ गई, इट कुड बी एनीथिंग, स्टॉप वॉच को स्टॉप करें फौरन, ताकि आपके एक्चुअल 40 मिनट बाहर निकले जो आप पढ़ रहे हैं। वरना क्या होता है, बच्चे 3-3 4-4 घंटे किताब खोल के बैठे रहते हैं और सोच विचार कुछ और चल रहा होता है, और पढ़ाई प्रोडक्टिव। जैसे आप सारा दिन यहाँ स्पेंड भी कर देंगे तो पढ़ेंगे नहीं, तो कोई फायदा है इसका? मैं इस बात पे इसको क्लोज करूंगा, इस टॉपिक को। प्लीज बेटे, यू हैव टू स्टडी। आपको अपना फोकस, अपना टारगेट लेके आना है कि मैंने पढ़ना है। अगर आपका टारगेट पढ़ाई नहीं हो सकती बेटे, तो प्लीज यूर वेस्टिंग योर लाइफ बेटे, बाद में नहीं सारा मौका मिलेगा। क्या करना, आपको तुम अभी गए हो फोकस उधर करना तो तुम होंगे दोस्त के है, पास। अभी फोकस करके आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है, टारगेट बनाना है हमदान साहब कि मुझे ये चीज आती होनी चाहिए। नहीं आती तो जब तक आती नहीं है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बार बार पढ़िए प्लीज, मैं फिर से समझा रहा हूँ, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है अनलेस आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है। आप डिसाइड करें कि आपने काम करना है,
अगर आप काम करने का डिसाइड कर लें तो नहीं भी हो रहा, एक ट्राई पे नहीं होगा, दूसरी पे हो जाएगा, तीसरी पे हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। प्लीज मैं आपको प्यार से कह रहा हूँ, पढ़िए प्लीज, प्लीज पढ़िए प्लीज। आप अपने जहन में कोई टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे ये अचीव करना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि 6 महीने बाद का टारगेट सेट कीजिए कि मैं फाइनल एग्जाम में ये स्टार लूंगा। उससे क्या होगा, आप 5 महीने तो पढ़ेंगे ही नहीं, छठे महीने में जाके पढ़ लूंगा जी। आप अगले दिन का सिर्फ टारगेट सेट कीजिएगा, आज मैंने यहाँ तक काम करना है कंप्लीट। अगर आपकी स्पीड मेरी स्पीड से स्लो भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे बता दीजिए आपका क्या टारगेट आपने सेट किया, आपसे उस मुताबिक टेस्ट ले लेंगे। लेकिन आपका डेली का कोई टारगेट होना चाहिए। यू मस्ट बी अचीविंग दैट टारगेट फॉर वट एवर सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग। सही है। चलें जी, नेक्स्ट टॉपिक खोलते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक इस सेक्शन का है। इस सेक्शन से मुराद मैं जैसे सेक्शन के डिवीजन करता हूँ जिसमें बैटल्स आ रही हैं, आपके कम्युनिकेशन चल रही है, और वो क्या है, what goes around comes around, everything that has a beginning has an end, life comes in a full circle। जहां से कहानी शुरू हुई थी वहां कहानी आने लगी है वापस। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। जी। ओ, बैटल ऑफ मुअत्ता रहती है यार। हाउ डिड आई स्किप दैट यार। थैंक यू यार, आपने याद करा दिया। फिर हम आखिरी टॉपिक पे अभी नहीं पहुंचे, वो कल पहुंचेंगे। आज हम पढ़ेंगे द बैटल ऑफ मुअत्ता। क्या बता रहा है यार। बैठ जो बेटे, एक बच्चा गया वो वाईफाई रहा था। ठीक है यार, मैं जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था बेटे, उन्हें लेटर्स पढ़ते वक्त बताया था। प्लीज अब तवज्जो। उत्तर, मैं थोड़ी देर रुक गया आपके मजाक के लिए, आपने मजाक कर लिया। अब पढ़ाई। ठीक है। साल इसका नहीं लिखा मैंने। जी, क्वेश्चन लिख लें। डिस्क्राइब द इवेंट्स सराउंडिंग द बैटल ऑफ मुअत्ता।
And the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam कहीं डबल टी लिखा होता है, कभी आगे एच भी लिखा होता है। ये अरबिक वर्ड्स है ना, इसलिए काम पे ध्यान देना है कि नहीं। आपने मैथ की कर ली है वर्कशीट्स कंप्लीट? दोनों हो गई हैं आपसे कंप्लीट? जो आपसे हो नहीं रहे वो वाले हैं, बाकी आपने कर लिए काम। फिजिक्स की कोई रिवीजन, नॉवल बाद में पढ़ लेना, पहले रिवीजन कर लो अपने सब्जेक्ट्स की। And the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam came back from Hudaybiyah। जी बेटे। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sent invitation to Islam via letters to different emperors. Most of these emperors either accepted Islam or showed much respect toward Islam. Some showed arrogance. टिक लिया ये वाला तो पेन से किया करो काम, पूरी चीजें किया करो ना यार। आपने सुबह उठ के अपना बिस्तर ठीक करते हो, करना चाहिए। क्या हाल है, ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। हमजा आप किधर नहीं थे तो जो आपकी सलार पढ़ाई क्लास के दौरान अपनी दोस्ती बदल लिया करो। आपकी पढ़ाई खराब हो रही है इस वजह से। आपने प्रॉमिस किया मैं सही करूंगा काम, इन्होंने नहीं करने देना बता रहा हूं। One of these one of these letters was sent to Basra. Hazrat Haris बिन उमैर, जी बेटे, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु took a letter of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and set out Haris to meet
द रूलर ऑफ बसरा शराह बिन अमर गुसानी। यही नाम था बेटे, मैंने पहले भी लिखा है, या मैंने शॉर्ट करा दिया था, मुझे लगता था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है। वासे के पास गया हुआ था परसों, किसके पास गया था? बता रहा था ना किसी दोस्त की तरफ गया था। परसों लेट आया था ना, तो कह रहा था ना किसी दोस्त की तरफ गया था। किस दोस्त की तरफ गया था, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, वासे की तरफ भी गया होगा। है शहरी, वो वाला शहरी? अच्छा। वासे ने फोटो एक लगाई हुई थी ना, तो वो लग रहा था जैसे आप हैं, मैं इसलिए पूछा। मैं सॉरी, एक नाम असल में कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। आजा, इधर किधर जा रहा है? सही, यही नाम है वो, उसका नाम असल में शुराबिल है, तो उसको शॉर्ट में शुरा शराह कहते हैं। ठीक है। शुराबिल असल में नाम है, बस यही कंफर्म कर रहा था। यहाँ फुल सवाल है, शाबिल अमर गसानी, दी गवर्नर, दी की बजाय आ लिखें, अ गवर्नर ऑफ द बेजेंटीन एम्पायर। यार वो रास्ते में इंटरसेप्ट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट करना, क्या कहते हैं उसको? इंटरसेप्टेड। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड किल्ड हिम आउट ऑफ एरोगेंस। आपको पता है पाकिस्तान में एक हमने सीआईए का एजेंट पकड़ा था, उसका नाम था रेमंड डेविस। रेमंड डेविस पकड़ा था हमने सीआईए। अच्छा, एम्बेसी का तो आपको पता है ना क्या होती है? जितनी भी बेटा पाकिस्तान में एम्बेसीज हैं, इन सारी एम्बेसीज में इंटेलिजेंस के एजेंट्स लाजमी होते हैं। यानी हमें पता होता है कि एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी में सीआईए के एजेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा, कुछ एजेंट्स बेटे डिक्लेयर्ड होते हैं, क्योंकि वो जो एम्बेसी का, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इफ दिस इज पाकिस्तान, अगर ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में फर्ज करें ये हिस्सा जो है ये यूएस एम्बेसी है, ठीक है,
तो ये जो यूएस एम्बेसी है, ये वाली जो जमीन का टुकड़ा है, इसको पाकिस्तान का हिस्सा कंसिडर नहीं किया जाता, इसको अमेरिकन सॉइल कंसिडर किया जाएगा। क्या कंसिडर किया जाएगा? यहां तक को प्रॉब्लम किसी को? अब अमेरिकन सॉइल पे अमेरिकन लॉज चलते हैं। एम्बेसी का जो स्टाफ होता है, इसको इम्यूनिटी हासिल होती है। इम्यूनिटी का क्या मतलब है? इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, इनका सामान चेक नहीं किया जा सकता। एम्बेसी की जो गाड़ी है, उसको खोल के कोई पुलिस वाला रोक के ये नहीं कह सकता इसकी तलाशी दें। आईएसआई का कोई जनरल भी उसको नहीं कह सकता इसकी तलाशी दें। अगर कोई ऐसा ब्रीफ केस है उसके हाथ में, जो ब्रीफ केस उसका ब्रीफ केस है, उसकी गाड़ी के अंदर है, उसकी सॉइल के अंदर है, पाकिस्तान के स्टेट सीक्रेट्स भी हो, तो आप उसको नहीं कह सकते लीगली स्पीकिंग कि ये खोल के दिखाएं हमें। तो एम्बेसी के अंदर क्या हो रहा है, इससे हमें कोई, और इसी तरह पाकिस्तान की जहां एम्बेसी है वहां ऐसे ही है, हर मुल्क में है। पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी का है बेटा, वो ब्लू एरिया के अंदर उधर आगे जाके, उसको कहते नहीं, क्या कहते हैं यार उसको, रेड जोन जिसको हम कहते हैं। एम्बेसी इनक्लेव, कौन सा इनक्लेव? कौन सा इनक्लेव उसको कहते हैं हम लोग? नहीं बैरी, एम्बेसडर्स इनक्लेव शायद उसको कहते हैं। यहाँ मुख्तलिफ एम्बेसीज हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया की एम्बेसी है, अफगानिस्तान की है, वो ढेर सारी एम्बेसीज है। और जितना बड़ा मुल्क है उतनी बड़ी उसकी एम्बेसी है। यानी आपको ये अफगानिस्तान की एम्बेसी ऐसे नजर आएगी कि कोठी किराए पे ली हो जैसे 2 कनाल की, वो ऐसी नजर आएगी आप। अमेरिका की एम्बेसी आपको ऐसे नजर आएगी जैसे पूरा बैरियर टाउन है, ये वाला जो इस साइड वाला, इतनी बड़ी एम्बेसी का एरिया है उधर। तो वो जो एम्बेस, आप समझ गए यहाँ तक? बुनियादी काम इनका होता है एम्बेसीज का वीजाज देना। दूसरे मुल्कों में जाना है आपने तो उस एम्बेसी के थ्रू आप जाते हैं। लेकिन इसके, हाँ सबकी है, लेकिन इसके अलावा उनके बहुत सारे और काम होते हैं। उनका एम्बेसडर यहाँ पे अपने मुल्क का नुमाइंदे के तौर पे होता है। आपको उनके मुल्क ने कोई गड़बड़ की है, आपको एहतजाज करना, एम्बेसडर को बुला, यानी हमारा कम्युनिकेशन एम्बेसडर के थ्रू होती है, क्योंकि आपको पता है चीजें तो हैक हो जाती है ना। अच्छा, आप जरा तवज्जो से सुनिएगा कि एम्बेसी के अंदर जो भी स्टाफ होता है, उस स्टाफ का डिक्लेरेशन, पूरी उसकी प्रोफाइल बनती है, और उसका बड़ा पीछे तक की तलाशी, पाकिस्तान के अपने कुछ लोगों को वहां पे जॉब्स मिल जाती हैं, और उनके वो पीछे गांव तक सारों की तफ्तीश की जाती है कि इसका कहाँ कहाँ किस किस से क्या क्या ताल्लुक है। और ये सारा काम करने के बाद, यार आप स्टेज से आने की बजाय ना उधर से गुजरा करें प्लीज, जो भी बच्चे ने जाना हो, ठीक है? तो वो सारा कुछ करने के बाद उसको एम्प्लॉय किया जाता है, तो ये डिक्लेयर्ड होता है कि ये कौन बंदा है। हमारे पास किसी भी एम्बेसी के अंदर जो भी स्टाफ मौजूद होता है, उसका पूरा डेटा मौजूद होता है, जितना वो दे सकते हैं देते हैं, जितना हम लेना उनसे रिसीव कर सकते हैं रिसीव करते हैं, तलाशी नहीं हम उनकी ले सकते। इस डेटा में कुछ लोग डिक्लेयर्ड होते हैं कि ये हमारी फौज के पर्सनल, यानी ये हमारा सिक्योरिटी पर्पज के लिए हमने इधर बुलाए हुए एजेंट्स हैं। और बहुत सारा स्टाफ अनडिक्लेयर्ड होता है, लेकिन होता है इंटेलिजेंस का। हमें भी पता कईयों का लग जाता है कि इंटेलिजेंस का बंदा है, सीआईए का बंदा है, इधर एम्बेसडर के कवर में काम कर रहा है। यानी एम्बेसडर का सेक्रेटरी है, उसका काम क्या है? नोट्स लेना। हमें पता होता है कि एम्बेसडर का सेक्रेटरी नहीं है, असल में ये सीआईए का नुमाइंदा है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब जो सीआईए का एम्बेसडर है ना बेटे, ये जो सीआईए का एक एजेंट था रेमंड डेविस, उसने क्या किया कि वो गाड़ी पे ट्रेवल कर रहा था इस्लामाबाद में, तो मोटरसाइकिल पे 2 लोग थे, उसने उनको गोली मार दी। रेमंड डेविस की जो अपनी लिखी हुई बुक है, मैं इसलिए ये बात यहाँ कर रहा हूँ, वरना आपके सामने ये करने की बात नहीं है, मुझे पहले से पता थी। ये लग गई थी किसी तरह से। आपको पता है, यहाँ आप जब आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते होते हैं तो आपको कोई ना कोई आईएसआई का भी आपका कोई दोस्त होता है, आपको कोई एमआई का दोस्त होता है, वो डिस्क्लोज कर भी देते हैं, कभी कभी नहीं भी करते। आपको कोई बंदा कहीं काम कर रहा है, हर हम में से हर किसी के कोई ना कोई तल्लुकात हैं, ठीक है? तो बगैर तल्लुकात के हमारे कोई भी नहीं होता। बस सिर्फ ये है कि हमारी आदतें मुख्तलिफ होती हैं। किसी को चलते फिरते ये बताना होता है, देख मेरे फलाना तो फलाना तो मैं फलाना, तो कोई जरा सादा होता है, क्यों भी तला, कोई तुम्हारी तरह होते हैं, है ना? अच्छा चलो, मेरा बात की वजह से अब जरा इस बात के अंदर देखिएगा कि वो जो एम्बेसडर, वो जो सीआई रेमंड डेविस ने चूंकि किताब में लिख दिया, तो मैं उसको हवाला दे रहा हूँ, इसलिए वो क्या कहता है। रेमंड डेविस बेसिकली पाकिस्तान के कोई स्टेट सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स असल में पकड़ लिए होते हैं उसमें। और बाज लोगों का ये ख्याल है, रेमंड डेविस वो भी तो जसूस था ना वो, अब तो वो रिटायर हो गया, पकड़ा गया, तो जो भी उसके साथ कहानी हुई वो हमने पकड़ लिया था, उसने 2 बंदे मारे थे, पकड़ लिया था, जेल गया था, फिर हमारी स्टेट ने मिलके वहां से, हिलरी क्लिंटन ने, इन्होंने सबने मिल मिला के ना, दे व्हाट दे डिड वाज उसको निकाल लिया था यहाँ से।
इसका मतलब एम्बेसडर को, जो एम्बेसी के स्टाफ को जो इम्यूनिटी हासिल होती है, वो अब वो बंदा बाहर निकल के किसी को गोली मार दे तो इधर नहीं उसको इम्यूनिटी हासिल, उसको अपने एरिया के अंदर इम्यूनिटी हासिल, अंदर वो जो भी कर रहा है हम नहीं कुछ कर सकते। एम्बेसी के अंदर वो किसी को गोली मार देते हैं ना, हम नहीं उनको कुछ कह सकते, वो उनकी अपनी जगह है, वहां पे अमेरिका का कानून चलेगा, अमेरिका वाले कुछ करेंगे तो करेंगे, हम नहीं कुछ कह सकते। तो बाई सड़क पे दो बंदों को गोली मार दी। अच्छा, वो कहता है कि ये आईएसआई के एजेंट्स थे, ये मुझे गोली मारने आए हुए थे। तो वो जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में नहीं होता, गन निकाली और उसने पॉइंट ब्लैंक ऐसे, यानी चलती गाड़ी में, मोटरसाइकिल साथ चल रही है, विंड स्क्रीन खोल के नहीं निशाना लेंगे, चलती गाड़ी में अपनी विंड स्क्रीन के अंदर थ्रू विंड स्क्रीन गोलियां मारी हैं दो बंदों को। दे बोथ वर आईएसआई एजेंट्स अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। और बेसिकली हुआ ये था कि ही हैड गॉट हिज हैंड ऑन सम स्टेट सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, और वो उन डॉक्यूमेंट्स को, अब आपको पता ब्रीफ केस की हम तलाशी तो ले नहीं सकते एम्बेसी के अंदर, तो वो उनको एक्सपोर्ट करने वाला था अमेरिका की तरफ। तो इनका काम ये था, ये उसको फॉलो, ये पहले से उसको हम हर बंदे के एम्बेसी जब बाहर निकलता तो हम उसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी और अपनी सिक्योरिटी के पर्पस के लिए भी उसको अच्छे से वॉच करते हैं। पिंडी इस्लामाबाद के जो सेंसिटिव एरिया है ना, उनमें जो टैक्सी ड्राइवर भी फिर रहे होते हैं आधे से ज्यादा आईएसआई के एजेंट ही होते हैं। तो हमने तो हर बंदे को ऑब्जर्व करना होता है, हर चीज ऑब्जर्व की जाती है, और वो जो ऑब्जर्व हम करते हैं उन चीजों को, तो उसमें हमें पता लग गया कि यार ये इसके पास है डॉक्यूमेंट्स, तो उसे एम्बेसी में जाने से पहले इन्होंने रोकना था। तो बेटा, जब डॉग फाइट होती है ना, जब दो लोग आपस में सामने सामने लड़ पड़ते हैं, तो किसी को भी मुक्का लग सकता है ना। हमारे दोनों जवान, और शायद ये उनकी मिशन की कामयाबी थी कि अगर उनके साथ ये फाइट ना होती, उनकी जान यहाँ पे ना कुर्बान होती, वो शहीद ना होते, तो ये तो निकल गया था। तभी वो एकदम से खप पड़ गई, वो पकड़ा गया और बंकर में चला गया वगैरह वगैरह। अब उसने कत्ल किया, इस पे कोई इम्यूनिटी नहीं है, इसमें कोई इम्यूनिटी, केस चलेगा ना। लेकिन अमेरिका ज्यादा ताकतवर मुल्क है या पाकिस्तान? अमेरिका। अमेरिका ने प्रेशर डाला, 15-20 दिन, महीना, जो भी टाइम लगा, अपना बंदा लिया और निकल गए। आप अभी देखें रिसेंटली इस्लामाबाद में क्या हुआ है। तेरे पास रजिस्टर भाई कोई नहीं है तो निकाल ना। अभी इस्लामाबाद में क्या हुआ है, हमारे यहाँ एक लड़का 16 साल की उसकी उम्र है, और उसने क्या किया है, कुछ अर्सा पहले बेटे पता क्या हुआ था, लाहौर में एक बच्चा था जिसको ना गाड़ी ने मार दिया, गाड़ी ने टक्कर मार के मार दिया था, बच्चे की डेथ हो गई। और वो जो बच्चा था वो किसी फौजी का बेटा था। ऐसा क्रैकडाउन हुआ है ना, 2 साल तबाही निकाल दी इन्होंने अंडर एज ड्राइविंग पे। आपको पता है बड़ा सख्त केस बनता है, वालिदैन को अंदर कर देते हैं। अंडर एज ड्राइविंग बाहर रोक लेना आपको अगर, और आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो अब तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगी ना, पुलिस वाले 5-7 हजार लेके जान छोड़ देते हैं। नहीं तो पहले तो उस जमाने में तो बड़ी सख्ती हो गई थी। रिसेंटली एक बच्चे ने, अंडर एज ड्राइवर ने, 16 साल का बच्चा है, उसने इस्लामाबाद में दो लड़कियां स्कूटी पे ट्रैवल करें, हमारी स्कूटी वाली बच्ची बाहर चली गई है, गाड़ी मारी है और दोनों बच्चियां शहीद, फौत हो गई। वो बच्चा कल आजाद हो गया। कोई अंडर एज ड्राइविंग पे क्रैकडाउन नहीं चल रहा। जज का, हाई कोर्ट के जज का बेटा था। आप देख रहे हैं, हम दुनिया का ये एक हकीकत है, जंगल का कानून बाहर दुनिया में चलता है। यहां तक मेरी बात समझ आ गई? हमारी एक आफिया सिद्दीकी है अमेरिका के पास, हम नहीं निकाल पाए। अब ये सारी स्टोरियां आपको मैं दुख सुनाने के लिए नहीं बता रहा, मेरा ये काम नहीं है इस स्टेज पे खड़े होके कि मैं अपने आपको पॉलिटिकल थॉट्स आपके साथ शेयर करूं। मैं इसमें से एक चीज सिर्फ निकालना चाहता हूं कि आप ये रियलाइज करें कि हर मुल्क की साइकोलॉजी क्या होती है। हर मुल्क अपने एम्बेसडर के बारे में कैसे काम करता है, वो ये देखता है कि जिस मुल्क में मेरे एम्बेसडर्स हैं उनकी ताकत क्या है। मेरी बात समझ आ गई? यानी अगर यही एम्बेसडर होता, यही रेमंड डेविस अगर होता, कोई अफगानी लड़का, ये कुवैत का बंदा होता, ये कहीं किसी छोटे मुल्क का बंदा होता, तो हम कहीं जाने देते उसको। अफगानियों के साथ देख रहे हैं अभी हम क्या कर रहे हैं, वो तबाही निकाल देते, ऐसी फैंटी लगाते कि उसको लग समझ जाती। उनका सदर आगे नाक की लकीरें निकाल लेता, हम बंदा ना छोड़ते। जैसे हमारा सदर जो मर्जी कर ले, वो आफिया सिद्दीकी नहीं छोड़ रहे तो नहीं छोड़ रहे। लेकिन चूंकि अमेरिका एक ताकतवर मुल्क, आप यहां तक समझिए, बैजेंटाइन एम्पायर उस वक्त का अमेरिका है, बैजेंटाइन एम्पायर उस वक्त का। और ये गवर्नर जो है ये कहता है, ओए भाई किधर, सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऐलान जंग ये है कि आपके एम्बेसडर को गोली मार दी जाए। कहता चल निकल दो, ऐसे ही चलो निकलो तुम यहां से। तो हजरत आरस तो भाई साबी है, रसूल है, इसको किसका डर है अल्लाह के अलावा? ये अल्लाह के अलावा किसी से, वो ये सच बोलने से रुकेंगे?
इसका गला काटो, इसका गला भेजो वापस, उनको पता लगे उन्होंने किससे पंगा ले रहा। सो ये एरोगेंस है जिसकी वरना एम्बेसडर को कत्ल करना, मैंने आपको ये सारी पिछली जो तकरीर की ये बताने के लिए की है, एम्बेसडर को नहीं आप हाथ लगा सकते, आप एम्बेसडर को हाथ नहीं लगा सकते। यहां तक के पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हो जाती है, एक दूसरे के जहाज गिराए जा रहे हैं, फौजी मारे जा रहे हैं, एम्बेसडर को नहीं आप हाथ लगा सकते। इनफैक्ट आप पूरी सिक्योरिटी के साथ उनके एम्बेसडर को बॉर्डर तक छोड़ के आएंगे, यार तू कार चल जा, बात पीछे से दे लेना, खाली करो वैसे दौरान। जी सर, घर वाला तो मेरे पास नहीं है, मेरे ख्याल में दूसरा अकेडमी वाला उधर पड़ा होगा गाड़ी में। हाँ वो पड़े हैं फोन दो एक डैशबोर्ड में। खैरियत है? हाँ हाँ, क्या हाल है सर जी, ठीक है? क्लास लेने आए? मुझे पता नहीं था, आप हल्का सा नॉक कर। सर कैसे हैं आप, ठीक है? बेटी कैसी है आप? जोहर बेटा आप लोगों ने नहीं पढ़ी अभी? किस किसने नहीं पढ़ी? 3 4 5 लोग हैं। चले मैं ये बात मुकम्मल करके सर, ये बात जो पॉइंट बयान कर रहा हूँ ये सर, ये कोई कॉल आ रही थी अकेडमी के नंबर पे भी बाद में आई है, पता नहीं, ये इसको कॉल करके चेक कर लें कौन है ये ऊपर वाला जो है। अच्छा, आपको मेरी बात समझ आई कि जंग चल रही है, फौजी मारे जा रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन हम लोग एम्बेसडर को हाथ। आप सोचे कितनी बेजेंटाइन एम्पायर एरोगेंट होगी उस टाइम पे कि उन्होंने हमारे एम्बेसडर को शहीद कर दिया। ये एम्बेसडर है ना क्या? वो जो पिछला बंदा था उसका सिर्फ उसने वो जो ये वाला था खुसरो वाला, उसने सिर्फ खत पाड़ा था एम्बेसडर को, उसने भी हाथ नहीं लगाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ये देखना ये बचेगा नहीं अब, और वो बचा नहीं था। आप सोचें इसने हमारे एम्बेसडर को, ये वही हरकत हो गई है तकरीबन जो सुलह हुदैबिया वाले मुकाम पे हजरत उस्मान के बारे में अफवाह फैल गई थी। इन्होंने हमारा बंदा कैसे पकड़ लिया भाई, इनकी कैसे जरूरत? तो अब ये ऐलाने जाएंगे, अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते आप बहुत बड़े बुज़दिल हैं, इसका मतलब आप इंटरनेशनल लॉ में तो कोई भी मुल्क बीच में नहीं पड़ेगा। आप कोई मुल्क अगर बीच में पड़ेगा तो वो आपकी सपोर्ट में जा सकता है, क्योंकि आपका एम्बेसडर उन्होंने मारा है, उसकी सपोर्ट में नहीं जा सकता। या फिर जैसे होता है ना, ये इसराइल की सपोर्ट में नहीं खड़े होते लेकिन इसराइल को कहते भी कुछ नहीं आजकल के जमाने में, ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। इसके इस वजह से चूंकि ये उनको किल कर देते, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं कि अब इनका हम किया पांचा करेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे, कैटन आर्मी गो देयर, उन्हें बताओ कि उन्होंने क्या किया। ठीक है, कल हम इस बैटल की थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लेंगे, आप लोग नमाज पढ़ लें जिन्होंने नहीं पढ़ी, और फिर हम क्लास अपनी अगली स्टार्ट करते हैं।